Hello students, welcome to my YouTube channel Navodanya Chemistry Classes. My name is John Saxena and in today's video we will study about the ionization enthalpy. So students, let's start our video. तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एटम जो होता है उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक डेफिनेट पाथ पर रिवॉल्व करते रहते हैं, इसको ऑर्बिट बोला जाता है। बट क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक डेफिनेट पाथ यानी ऑर्बिट पर ही क्यों रिवॉल्व करते हैं और एटम को ऑटोमेटिकली एस्केप क्यों नहीं करते हैं? तो स्टूडेंट इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से ये आपस में इनकी अट्रैक्टिव फोर्स लगता रहता है, जिस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। और इसी फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड रहता है और इसी वजह से वो एक डेफिनेट पाथ पर ही रिवॉल्व कर पाता है और इसी वजह से वो ऑटोमेटिकली एटम को एस्केप भी नहीं करता है। ठीक है, बट लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करा दी जाती है जो उस न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से एस्केप भी कर सकता है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई बीकर है और इसके अंदर हमने कोई भी लिक्विड ले रखा है, तो यानी कि लिक्विड को अगर मान लीजिए हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और बॉयल होने पर ये जो लिक्विड जो है इसके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स जो एटम्स होंगे ये वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ पे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होंगे यानी कि वही तो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो वो वेपर में कब कन्वर्ट होते जा करके हैं कि यानी कि जब यहाँ पर जो इसमें जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होता है, इसे क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। तो जब जो उसको जो यहाँ पर सरफेस मॉलिक्यूल्स जो है इनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि ये इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक कर लेते हैं, तभी ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो लिक्विड जो होता है वो बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से बॉइलिंग किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसी प्रकार से एटम में से इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और जिस वो एनर्जी की वो अमाउंट जिसकी मदद से किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से रिमूव किया जा सकता है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है जो है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एंड न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर डेफिनेशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या समझना है कि इसको यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में देखना है। देखिए हमको हमारा जो हम एटम की बात कर रहे हैं, जैसे एटम की हम आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो पहली बात तो कहना कैसा होना चाहिए, वो न्यूट्रल एटम होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या है, उस पर ऊपर कोई चार्ज ना हो, ना वो कैटायन हो और ना ही एनायन हो। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो एटम की हम बात कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, अनचार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई है। सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है, गैसियस एटम होना चाहिए। यहाँ पर गैसियस कंडीशन क्यों अप्लाई की गई है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि नेचर में 3 टाइप की स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट उसमें गैस जो होते हैं वो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर होते हैं जिनके बीच में, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है वो काफी कम होता है। सबसे वीक जो यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो गैसियस स्टेट में ही पाया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मान लीजिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इस एटम की बात कर रहे हैं, ये एटम हमारा न्यूट्रल है लेकिन इसके आसपास और भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो जाहिर सी बात है वो इस पर किसी न किसी टाइप का फोर्स भी अप्लाई करेंगे, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। ठीक है, तो यानी अगर ऐसा होगा तो इस वजह से हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो करेक्ट नहीं आएगी। तो इसीलिए जो अगर मान लीजिए हम उसमें गैसेस एटम लेकर चलेंगे तो गैसेस स्टेट में क्या होगा, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा और इसी वजह से इनके बीच में जो फोर्स होता है वो भी कम लगेगा और हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की वो भी एक्यूरेट आएगी। ठीक है, और सिमिलर इसका भी एक थर्ड टर्म जो है वो इससे रिलेटेड है। इसका मतलब क्या, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है लोनली, यानी कि अकेला एटम जो होगा। तो अगर एटम जो हमारा वो अकेला होगा तो उस पर कोई जो बाकी जो नेबरिंग एटम्स होंगे वो फोर्स भी नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसकी डेफिनेशन सिंपल सी एक है कि एक ऐसा अकेला एटम, किसी गैसियस स्टेट का एक
ऐसा एटम जिसपे कोई चार्ज ना हो, उसमें से एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी खर्च होती है उसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। और ध्यान रखिएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उसको दो और नामों से जाना जाता है। उसका सेकेंड नेम जो होता है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और थर्ड नेम जो होता है उसे सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तीनों के तीनों सेम टर्म है। और इनका मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम से, किसी भी न्यूट्रल गैसियस और आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी हमको पे करनी पड़ती है उस एनर्जी को ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझ लेते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए साइज ऑफ एटम जो होता है वो कैसे अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। तो देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके सामने हम दो एटम्स को ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए ये ए एटम है, ये थोड़े स्मॉल साइज का है, और ये हमारा एक ही बी एटम है, ये थोड़े लार्ज साइज का है। और अगर मान लीजिए इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा शॉर्ट एटम जो होगा उसमें जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स है वो काफी स्ट्रांग होगा। और अगर बी वाले की बात कर ले रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होगा वो कम लगेगा। तो अगर मान लीजिए पहले वाले केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, तो यहाँ पर उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी पे करनी पड़ेगी। और सेकंड वाले केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स कम है, इसलिए हमारा यहाँ पर कम एनर्जी में ही काम चल जाएगा, कम एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को आराम से इजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस एग्जांपल से क्या समझते हैं कि देखिए जितना ज्यादा एटम का साइज कम होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इससे हम इसमें जनरली बोल सकते हैं कि द साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला जो हमारा फैक्टर था वो क्या था, साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। देखिए लगभग ये सिमिलर सा ही है, इसमें आप इसको वर्बली समझ लीजिए कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस का मतलब क्या है। देखिए न्यूक्लियस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, न्यूक्लियस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन पर उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये वाला हमारा न्यूक्लियस जो है इस पर ज्यादा चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन हमारा है, तो अगर मान लीजिए इनके बीच में चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग लगेगा। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इस पर टाइटली बाउंडेड रहेगा और हमको ज्यादा एनर्जी पे करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते, हमारा आएगा कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। मतलब कि न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड जो फैक्टर जो है ये बेसिकली हमको डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखने को मिलता है। आपने इसके बारे में शायद 11th क्लास में पढ़ा भी होगा। इसे क्या बोला जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्क्रीन का मतलब क्या होता है, पर्दा। तो देखिए हम सामने एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऐसा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक में बिलोंग कर रहा है, तो मान लीजिए उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D एंड 4s। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस हो गया है, ये उसका 3D शेल हो गया है सबशेल, और ये हमारा इसका ये 4s सबशेल हो गया। तो आप जानते हैं कि 4s सबशेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और डी में मान लीजिए कितने भी होंगे उसमें, फिलहाल डी तो उसमें फिल्ड हो गए जाकर के। तो इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए डी ऑर्बिटल जो है उसमें सपोज है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये जो हमारा 3D सबशेल जो है ये एक शील्ड का काम करने लगता है, एक पर्दे का काम करने लगता है, और इसी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो हल्का सा डिक्रीज कर जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक टॉर्च यहाँ पर ये है और हमारे पास यहाँ पर एक वॉल है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर टॉर्च से यहाँ पर लाइट डाली जा रही है तो ये नॉर्मल केस में तो ब्राइटर होगी, लेकिन वहीं अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट लगा ले रहे हैं जो यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर लाइट की जो इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारा अगर न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर यहाँ पर कोई ऐसी शील्ड यहाँ पर रेडी कर दी जाती है तो इनके बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है, और ये बेसिकली
दो टाइप के सब शेल से होता है, डी सब शेल और एफ सब शेल की मदद से होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या, देखिए जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हमारा कम होगा, और न्यूक्लियर चार्ज कम होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होगा और हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब इसको यहाँ पर इससे हमारा रिलेशन क्या ड्राइव होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो जितना ज्यादा होगा उतनी हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। तो इससे रिलेशन क्या आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है यानी कि फोर्थ फैक्टर जो आ रहा है वो है हाफ और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, देखिए ऐसा मान लीजिए हम दो एटम की बात कर रहे हैं, इस वाले एटम में यहाँ पर हमारे दोनों में पी सब शेल है, इसमें भी पी सब शेल है और इसमें भी पी सब शेल है। तो अगर मान लिए इस वाले एटम में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इस वाले एटम में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इस वाले केस में हमारा जो पहला वाला एटम जो होगा उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इसका यहाँ पर रीजन क्या है, देखिए आपको पता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो काफी हाई होती है और इसी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफी मुश्किल हो जाता है। बट इस वाले केस की बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मल केस है क्योंकि ना ये हाफ फील्ड है और ना ही ये फुल फील्ड है, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो पहले वाले केस से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हाई होती है और इसी वजह से उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमारा जो फिफ्थ और लास्ट फैक्टर जो आ रहा है वो है टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है, देखिए आप जैसा कि जानते हैं कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा नियर होता है, फिर पी सब शेल आता है, फिर डी सब शेल आता है और लास्ट में एफ सब शेल आता है। मतलब एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब में कौन होगा, एस, देन पी, फिर डी और लास्ट में एफ होता है। तो यानी कि जो सबसे ज्यादा पास में सब शेल होगा उस पर न्यूक्लियर फोर्स भी ज्यादा लगेगा और न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड होगा और हमको ज्यादा एनर्जी पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब वहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो यही ऑर्डर हमारा होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की होती है, फिर पी ऑर्बिटल के, फिर डी एंड लास्ट में एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, तो हमने देखिए अभी तक ये 5 फैक्टर्स को हमने स्टडी किया। हमारा पहला फैक्टर क्या था कि साइज ऑफ एटम की, यानी साइज का एटम का साइज है जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। सेकंड हमने फैक्टर पढ़ा था कि चार्ज के न्यूक्लियस पे कितना आएगी। देखिए न्यूक्लियस पे जितना चार्ज होगा न्यूक्लियर फोर्स उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अच्छे से बाउंडेड होगा और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना मुश्किल हो जाएगा। और हमने जो अगला वाला पढ़ा जाकर के था वो था स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये बेसिकली डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। ठीक है, और हमने फोर्थ पढ़ा था वो था हाफ फील्ड और फुल फील्ड। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो होता है इसी की वजह से एक्सेप्शंस आते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल से है। ठीक है, और हमने जो अभी जस्ट पढ़ा है वो क्या है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि जो एस ऑर्बिटल जो होता है न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा करीब होता है, इसी वजह से उस पर जो फोर्स होता है वो ज्यादा लगेगा और इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यानी कि जो हमने 5 फैक्टर पढ़े थे उनकी जो बेसिक जो हमारा रूट वर्ड जो था वो सिर्फ इतना है कि न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जितना ज्यादा होता है उतना ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, समझ आ गई आपको ये चीज है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ग्रुप के बारे में। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। ठीक है, तो तीन एलिमेंट्स को कंसिडर करने वाले हैं। पहले एटम की कन्फिगरेशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे वाले में लिथियम में यानी कि 2,1 और सोडियम में 2,8,1। देखने में तो तीनों में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में इनके, लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में न्यूक्लियस
न्यूक्लियस के जस्ट बाद एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा। वहीं लिथियम की बात कर ले रहे हैं तो लिथियम में जो न्यूक्लियस जो होगा उसके वैलेंस शेल के बाद एक शेल आएगा, उसके बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और वहीं सोडियम में पहले 2 शेल आएंगे जा करके और उनके बाद वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर ले रहे हैं तो हाइड्रोजन में जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो सबसे कम होगा, उसके बाद लिथियम में उससे ज़्यादा होगा और सोडियम में उससे भी ज़्यादा होगा वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है और न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज कम है इसका मतलब क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड रहेगा और उसको रिमूव करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इससे हमें बता सकते हैं कि जो सोडियम जो होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव किया जाएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंडेड होगा और इसीलिए इसके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सोडियम के लिए सबसे कम होगी इन तीनों में से। ठीक है, तो हमारा जनरल ट्रेंड क्या बनेगा जा करके कि डाउन द ग्रुप अगर बात कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा डिक्रीज करती है। क्यों? सबसे पहली बात तो साइज इंक्रीज कर जाता है और दूसरी बात उसमें जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारा ग्रुप ट्रेंड में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो एक पीरियड के अलोंग कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि पीरियड क्या होते हैं, पीरियड जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं। तो उसके अगर मान लीजिए पहले पीरियड की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, हम 3 एलिमेंट्स को कंसिडर कर ले रहे हैं। तो नाइट्रोजन में अगर देखते हैं तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि इन तीनों केसेस में सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो किस में होगा जा करके, तो आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा, फ्लोरीन में। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 9 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे जा करके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, फ्लोरीन में होगा जा करके, तो फोर्स ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से काफ़ी टाइटली बाउंडेड रहेंगे और टाइटली बाउंडेड रहेंगे तो उनको रिमूव करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमारा फ्लोरीन में जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इन दोनों के कंपेरिजन में ज़्यादा होगी जा करके। तो इस समझ में आ गया आपको। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते चले जाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, और आप एक जनरलाइजेशन भी याद रखिएगा कि जो वैल्यू अगर मान लीजिए वो अलोंग द पीरियड बढ़ रही है तो वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, और अगर वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज कर रही है तो वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। तो अभी हमने आपको पढ़ाया भी था कि डाउन द ग्रुप क्या हो रही थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज कर रही थी। तो यहाँ पर कॉमन सेंस से आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो अलोंग द पीरियड वो इंक्रीज करेगी और इसका लॉजिक क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता चला जाता है। इसका आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। तो हमने आपको आज बताया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने 1 बाय 1 उसमें ऐसे फैक्टर्स को पढ़ा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, और फिर लास्ट में हमने ऐसे ट्रेंड्स को पढ़ा कि जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।